नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और टिकट काटे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2029 में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही नेता सार्वजनिक मंच से ऐलान कर रहे हैं कि भैया धोती पहन ली, साहब के पास चले गए, लेकिन अगली बार टिकट मिलने की संभावना नहीं है। और जैसे ही खुले मंच से ऐलान होता है, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं मैं, उनके मंत्री जो कि सिस्टम का अंग रहे हुए, वो सिर्फ नेता नहीं है, उनके मंत्री एक चिट्ठी लिख देते हैं योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारी के खिलाफ। तो योगी आदित्यनाथ के एक पुराने वाले चहेते अधिकारी और योगी आदित्यनाथ के नए वाले चहेते अधिकारी और दिल्ली दरबार से भेजा गया नेता, वो नेता नहीं, पावर वाले नहीं, वो तो पावरलेस है, दिल्ली दरबार से भेजा गया एक अभिनेता टर्न नेता, ये तमाम जुगलबंदी ऐसे माहौल में बनती हुई नजर आ रही है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा आरोप लगा है, प्रधानमंत्री रहते हुए, जो इससे पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं लगा। मोदी जी फंसे नजर आ रहे हैं, योगी जी ने हावी होने की कोशिश की, दिल्ली दरबार ने संदेशा भिजवा दिया। और जातियों के समीकरण को गौर से देखिएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर हटे तो या तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण मुख्यमंत्री सामने रखना पड़ेगा, जो कि लगभग तय हो चुका है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को दलित मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। तो एक अजीब सी राजनीति यूपी की फंसती जा रही है, कई तरह के आरोप, कई तरह के गंभीर आरोप, एक बड़ी स्टोरी, तथ्यों के साथ आपके सामने जानकारी रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। योगी जाएंगे, मोदी जाएंगे, और दोनों अपने अपने जाने से पहले अपने अपने मोहरों को, शतरंज की बिसात होती है ना शिव जी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सिपाही, उन सबको आगे करके एक दूसरे को निपटाने की मुहिम में जुट गए हैं। जी शिव जी। संतोष जी ने कहा है, उससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे और वहां से आपको उदाहरण देते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे लोग अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और नई कुर्सी पर काबिज होने के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं। चक्रव्यूह की रचना महाभारत में हुई और उस चक्रव्यूह में निर्दोष अभिमन्यु मारा गया। और इस राजनीतिक चक्रव्यूह में भी कोई न कोई निर्दोष अभिमन्यु हमेशा मारा जाता है। नरेंद्र मोदी 2013 का वक्त था जिस कंडीशन पर आजकल 3 मुख्यमंत्री चल रहे हैं। नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे नंबर पर हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, और चौथे नंबर पर रेस में बार बार एंट्री करने का प्रयास करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। ये 4 मुख्यमंत्री एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने मोहरे सेट कर रहे हैं। कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया था? मोदी जी ने जब कुर्सी छोड़ी तो मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए उनके सबसे खासम खास जो आजकल गृह मंत्री हैं, बड़े लालायत थे कि मुझे कम से कम 1 वर्ष कोई गुजरात चलाने को मिल जाता तो मेरा दिवा स्वप्न पूरा हो जाता। गृह मंत्री वो लगातार 20 साल बने रहे, लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री का दर्जा होता है वो एक अलग ही अपने आप में अनुभव होता है, वो चाहे छोटे से राज्य का हो। एक अलग सल्तनत, एक अलग हेलीकॉप्टर, एक अलग क्रियाकलाप, एक अलग जी हजूरी, एक अलग रुतबा, एक अलग रौला। वो उनको नसीब नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि अगर हम जिद पर अड़े तो हमारा नुकसान हो जाएगा। वो सरेंडर कर गए और लगातार तब के बाद आनंदीबेन पटेल आई, रूपाणी जी आए, मौजूदा मुख्यमंत्री आए, लगभग 3-4 मुख्यमंत्री पल पल बदलते रहे। और इसमें एक और मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो वहां डिप्टी सीएम इनके टाइम में भी थे, फिर भी डिप्टी सीएम रहे, और हर बार वो रूठे। नितिन जी हर बार रूठे और उनके हाथ मुख्यमंत्री का पद नहीं आया। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में बड़ी भयंकर स्थिति है। मैं एक आज बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं संतोष पाठक ऑफिशियल पर। कहीं ऐसा ना हो
कि गुजरात में जो 2022 के चुनाव से पहले किया था मोदी जी ने, कि किसी को पता ही नहीं लगा, मुख्यमंत्री को नहीं पता था, मुख्यमंत्री मीडिया को बताया मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पूरे मंत्रिमंडल समेत बर्खास्त कर दिया गया। तो पूरा मंत्रिमंडल और वो सब कुछ ना बदल जाए और लोग सोच ही ना पाए, तो क्या ये इस बड़े बदलाव से पहले का भूचाल है? कमियों का एक रजिस्टर बनाया जा रहा है, कमियों की एक फेरिस्त बनाई जा रही है। ये अकेले मंत्री असीम अरुण का लेटर नहीं है, इसमें बीजेपी के एमएलसी जो गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने योगी सरकार के एक बड़े सीनियर अधिकारी पर सीधा आरोप लगा दिया कि एनकाउंटर कराते हैं, और उन्होंने हाई कोर्ट को पत्र लिख दिया है। तो ये एक फेरिस्त, ये कागजी कार्रवाई, कहते नहीं है कि उसने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, तो ये दस्तावेजीकरण चल रहा है। और आपको मालूम होगा कल दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली बुलाए गए थे, दोनों दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री नहीं बुलाए गए थे। और एक और खबर कि मुख्यमंत्री के हर वक्त साया बनने वाले कहां हैं स्वतंत्र देव जी इस समय? किसी तस्वीर में आए हो तो मुझे जरूर शेयर कीजिए पिछले 15 दिन में। हाँ, एक सप्ताह पुरानी तस्वीर मिलेगी अमित शाह के साथ, और इस समय वो देश की सबसे बड़ी एक कमेटी बनाई गई है जो बंगाल में चुनाव कराएगी, उसमें वो सम्मिलित है। उन्हें पता लगा कि योगी जी के रहते हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें जो कुछ मिलेगा वो दिल्ली दरबार से मिलेगा, और उन्होंने सरेंडरी कर दी। सोचिए, जब जहाज पे बैठे जो खासम खास लोग हैं वो भी इधर उधर कूदने लगे, तो जहाज की स्थिति ठीक नहीं है, बेड़ा गर्क न हो जाए, क्योंकि इस समय कई जहाजों के बेड़ा गर्क हो रहे हैं। कोई हॉर्मुज में फंसा हुआ है, कोई एक और लाल समुद्र के उसमें फंस गया है। इस फंसा फंसी में किसकी कुर्सी बचेगी? और सबका टारगेट प्रधानमंत्री की कुर्सी। और देखिए संयोजन, आपको याद होगा 2012 में प्रधानमंत्री पद का नाम आता है, पहले नाम नितिन गडकरी का आता है, आपूर्ति घोटाला खोला जाता है। सुषमा स्वराज का आता है, वो रेड्डी बंधु आ जाते हैं, रेड्डी बंधु नहीं, कुछ नाम अलग है, आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। रेड्डी ब्रदर्स आ जाते हैं शिव जी। पहले मनोहर पारिकर को अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो उनके एक बयान को लेकर आडवाणी अड़ जाते हैं, फिर नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है। संतोष जी, फिर राजनाथ सिंह का नाम आता है, राजनाथ सिंह पहले ही सरेंडर कर देते, कहते हैं मैं इस पद का दावेदार नहीं हूं। बड़ा मजेदार किस्सा था। उसके बाद गडकरी सरेंडर करते हैं, उनकी जांच खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद सुषमा स्वराज की जांच खत्म हो जाती है। नहीं, राजनाथ सिंह सरेंडर नहीं करते। राजनाथ सिंह को उनके ज्योतिष सलाहकार ये बताते हैं कि साहब डिक्लेयर कर दो, कोई बात नहीं, पहले ये जो बड़े बड़े दिल्ली में जो बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करो, सुषमा स्वराज को किनारे करो, वेंकैया नायडू को किनारे करो, इन सबको किनारे करेगा कौन? तो गुजरात से एक आदमी को लिया। तो ये कहा कि भैया फिर तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो कह रहा नहीं, ग्रह नक्षत्रों की दशा ये बता रही है कि वो जो है वो 200 के आसपास, 220 के आसपास आकर टिक जाएंगे, और उसके बाद सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। अब सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को जानते नहीं है, नीतीश कुमार तो वैसे ही उखड़े हुए हैं। सहयोगी दलों के नाम पर फिर आपका नाम आगे आ जाएगा और सब लोग आपके नाम पर तैयार हो जाएंगे। अब किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऑलरेडी सब कुछ तय करके बैठे हुए हैं, और सीधे सीधे उन्होंने 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलवा दी। और उसके बाद संसद के अंदर जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें आडवाणी जी रो गए थे, आप समझ लीजिए कि ज्योतिषीय गणना ठीक नहीं बैठ पाई, नहीं तो राजनाथ सिंह अपने आप को प्रधानमंत्री भावी मानकर ही चल रहे थे। और अब जो दिक्कतें शुरू हो गई है, देखिए, कोई मंत्री, एक प्रोटोकॉल बता देता हूं, किसी मंत्री को अगर किसी अधिकारी से कोई शिकायत है तो मंत्री उस अधिकारी को हटवा सकता है। कभी ऐसा देखा है कि किसी बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिखा हो? मैं वही आपसे अभी इसी बात पे आ रहा था कि एक सरकार में बैठा मंत्री अपना लेटर लिख रहा है कि हुजूर आपके जिलाधिकारी ने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मुझे मंच पर बिठा दिया, मेरे मंच पर बैठने के नहीं शिव जी, नहीं, एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को पत्र लिख रहा है, अपने से जूनियर को पत्र लिख रहा है कि यार तुमने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत नहीं की। ये चिट्ठी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी जानी चाहिए, क्योंकि डीएम को कौन हटा सकता है?
पर डीएम खुद तो अपने मैं आप को नहीं आपसे कह रहा हटाएगा हूं ना। कि दस्तावेजीकरण चल रहा है, पत्र जिसे लिखना है उसे लिखना ही नहीं है, हमें तो एक कागज बनाना है कि मैं गया तो मेरे साथ ये किया। वो तो अभी मीडिया ने ये एंगल एक और नहीं पकड़ा है कि दलित मंत्री का एक ब्राह्मण जिलाधिकारी ने, अभी ये पकड़ा नहीं है मीडिया ने। मैं बड़ी गंभीर आपको टिप्पणी कर रहा हूं कि एक ब्राह्मण जिलाधिकारी ने एक दलित मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं दिया। ये बात अभी मीडिया में नहीं आई है, ये आएगी, निश्चित आएगी, इसे रोक नहीं सकता, ये सोशल मीडिया में उठेगी। और दूसरी बात, इससे पहले एक रायबरेली वाले मंत्री हुआ करते थे ना, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को बाईपास करके सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी थी, तो वहां उनको बाईपास कर दिया, यहाँ मुख्यमंत्री को लिखा नहीं गया। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा असीम अरुण साहब ने जो लिखा है लेटर, उसको भी जरा स्क्रीन पे दिखा देते, फिर हम बताएंगे कि भैया क्या जवाब आया है, असीम अरुण साहब ने क्या आरोप लगाया, और उसके बाद जो अधिकारी उनसे जूनियर होंगे उन्होंने क्या जवाब दिया। ये असीम अरुण साहब का पत्र है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार वाले, बड़े स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी लगभग कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं। और उन्होंने लेटर लिखा है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, जिलाधिकारी कन्नौज, और उसमें उन्होंने बताया है, आपके स्क्रीन पर वो लेटर दिख रहा है कि भैया मैं तो समय पर पहुंच गया था, 15 मिनट बाद आपके जूनियर अधिकारी यानी एसडीएम वहां पर आई और 45 मिनट तक मैंने आपके आने का इंतजार किया। एक मंत्री एक कलेक्टर को लिख रहा है, डीएम को लिख रहा है कि 45 मिनट तक मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैं वहां पे था, और इसके बावजूद घोषणा हो रही थी कि डीएम के आने के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी, यानी 45 मिनट तक अपनी ये बेइज्जती सहते रहे और उसके बाद ये उठकर चले गए। ये अपने लेटर में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि भैया डीएम तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, कार्रवाई तो निश्चित तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। तो शिव जी ने जैसे कहा कि भैया ये तमाम दस्तावेज जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और डीएम की तरफ से जो क्या जवाब आया वो बड़ा दिलचस्प जवाब है। मैं चाहूंगा शिव जी कि आप भी उसको स्क्रीन पर दिखाइए, भारत समाचार की एक खबर है और डीएम की तरफ से जो जवाब आया, भारत समाचार उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है, तो ये जवाब देख लीजिए डीएम साहब की तरफ से। प्रोग्राम में विदेशी प्रतिनिधिमंडल आने थे, कार्यक्रम में डिजिटल स्क्रीन भी लगनी थी, समय बदलकर शाम 6:30 किया गया था, इसकी सूचना मंत्री के प्रतिनिधि को दी गई थी, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया। मंत्री के प्रतिनिधि को सूचना दी गई थी, मंत्री जी को नहीं पता था, और पता था तो उन्होंने क्या किया, नहीं पता था तो उन्होंने क्या किया। ये तमाम चीजें अपने उहापोह की स्थिति तो बनी रही है, लेकिन इसके बीच में आप ध्यान से, मैं दर्शकों से कहूंगा इस चीज को सुनिएगा, पूरा टाइमलाइन देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बैठक होती है जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में होते ही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम बैठते हैं ब्रजेश पाठक के घर पर, जिनको मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे, मेरी सूचना तो ये थी कि लगभग फाइनल हो गया था उनका नाम। ब्रजेश पाठक के घर पे बैठक होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, प्रदेश के संगठन महासचिव रहते हैं, और जिसमें दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। उसके बाद अब तक जो हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे थे गोरखपुर के सांसद रवि किशन से, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहते थे कि भैया अब तो यहाँ से कोई दूसरी महिला को टिकट मिलेगा, उनके करीबी अधिकारी है, उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है, गायिका है, कि शायद उनको टिकट मिल सकता है। जबकि रवि किशन को कोई गोरखपुर योगी आदित्यनाथ ने टिकट नहीं दिया था, योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना नहीं था, और फिल्मी दुनिया से भी योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना नहीं था। बल्कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी, वो गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिकट पर उनके खिलाफ लड़ गए, तो दिल्ली दरबार से रवि किशन भेजे गए। आप खुलकर कह रहे हो कि टिकट काट देंगे हम। और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम जो है वो देश की राजधानी दिल्ली आ जाते हैं, बड़ी बैठकों की बात कही जाती है, और इस बीच मंत्री और एक अधिकारी के बीच में ये जो लेटर वॉर जो शुरू हो जाता है, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि कहीं ना कुछ ऐसा बड़ा खेला चल रहा है जिसका नतीजा एकदम से हमारे सामने आएगा, और अचानक हमें पता लगेगा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बना के कुछ लोग भेजे गए, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और फिर कहा जाएगा कि इस्तीफा होगा। अब इस्तीफा किसका होगा? मंत्रियों का तो होगा नहीं, और पूरी सरकार का अगर इस्तीफा दिलवाना है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। और मुझे लगता है कि शायद इसी काम के लिए आनंदीबेन पटेल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाकर गुजरात के राजभवन, माफ कीजिएगा, लखनऊ के राजभवन, जिसको अब लोक भवन कह दिया गया है, वहां बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा लिए बिना जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री बदले बिना वो जाएंगे नहीं। और हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री की जबान से निकल जाता है, कभी विधायकों और एमएलसी की जबान से निकलता है, कभी प्रदेश अध्यक्ष नोटिस देते हुए नजर आते हैं, कभी ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होने की बात होती है, फिर आपके ब्राह्मण जिलाधिकारी और दलित मंत्री आमने सामने आ जाते हैं। और असीम अरुण सिर्फ एक मंत्री नहीं है, एक नेता नहीं है, अपने दर्शकों को बता दूं वो आईपीएस अधिकारी रहे हुए हैं, और प्रशासन कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है,
आईएएस आईपीएस अधिकारी कैसे काम करते हैं, सिविल सर्वेंट कैसे काम करते हैं, ये तमाम चीजें उनको अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से समझ है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, यूपी के अधिकारी शिव जी, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यूपी के अधिकारी किसी नेता का, विधायक का, सांसद का, मंत्री का फोन भले ही ना उठाए, लेकिन ये आईएएस और आईपीएस लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है। ये आईएएस और आईपीएस लॉबी हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आती है। तो एक आईपीएस अधिकारी से नेता बने, विधायक बने और मंत्री बने व्यक्ति, और दलित, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर जो लड़ाई छिड़नी है, तो कौन सा जातीय समीकरण कहां लगाया जाएगा, कौन सा गणित कहां लगाया जाएगा, इस बात पर हमें खास तौर से गौर करना होगा कि आप अत्यंत पिछड़े नेता की तरफ चले जाएंगे, ब्राह्मण नेता की तरफ जाएंगे, या दलित मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आएंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो भी थोड़ा बहुत बेस बचा हुआ है वो तमाम चीजें आपके सामने से आपके साथ आ जाए। क्योंकि 9.5% वोट बैंक की मालकिन तो अभी भी मायावती, उस 9.5% वोट बैंक में अगर 3-4% सींग नहीं लगा पाएंगे सींग अगर भारतीय जनता पार्टी, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए के समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति उलझ गई है, शह मात का खेल जारी है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। और एक बात और, जब इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर कुर्सी की लड़ाई शुरू होती है, तो ये वफादारियां बदलने का भी दौर होता है, कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसको धोखा देने जा रहा है। चलिए, अभी तो हम दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि दर्शक हमें क्या बताते हैं इस पूरे खबर पर, और क्या कमेंट में हमें लिखेंगे, क्या बताएंगे। क्योंकि ये लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई ज्यादा दिख रही है, प्रोटोकॉल की लड़ाई कम दिख रही है। कुर्सी का जब संकट होता है तो बहुत विकराल हो जाता है। असीम अरुण ने बीजेपी के खाते में वो सीट जीत कर दी जिसे बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। हमेशा वहां समाजवादी पार्टी का कन्नौज सदर सीट पर कब्जा रहा। बरसों बाद पहली बार असीम अरुण ने वो सीट बीजेपी के खाते में डाली। लगातार वो स्थानीय नेतृत्व पे जाते हैं, और आज उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां डीएम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इससे पहले भी उन्होंने डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, इससे पहले उन्होंने एक और अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी। उनकी चिट्ठी का असर कितना होता है इसको समझने की जरूरत है। उन्हें ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखनी थी, जिलाधिकारी का ट्रांसफर कराना था, तो फिर संदेश चला जाता। अब वो क्या करें, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी जाते हैं और एक अस्पताल में आग लगी होती है, वहां बच्चों के सब रखे होते हैं, और जब वो जाते हैं तो वहां चूना छिड़का जाता है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उस तस्वीर की और उस वीडियो की भर्त्सना हुई थी। वो उस जिलाधिकारी और कप्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो भाई, ये तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं कुछ कर पाए। गाजियाबाद के कमिश्नर को हटाने के लिए उन्हें महीनों एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं। संतोष जी, बस इतना कहूंगा दर्शकों से अंत में कि जब सत्ता का केंद्र कुछ जगह नियत हो जाता है, सत्ता का केंद्र एक जगह नियत हो जाता है। सत्ता मुलायम सिंह भी चलाते थे, सत्ता अखिलेश यादव ने भी चलाई, लेकिन उनके सहयोगी कुछ चीजें उन्हें बताते थे तो वहां ऑब्जर्व होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। लेकिन इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है। पता नहीं दिल्ली से लिस्ट जाती है, पता नहीं गोरखपुर से आती है, लिस्ट आती है, और वो महीनों तो हस्ताक्षर के लिए रखी रहती है। फिर उसमें से काट पीट होते होते कभी 3 नाम निकाल दिए जाते हैं, कभी 2 नाम निकाल दिए जाते हैं। तो अधिकारी बेलगाम हो गए। 3-3 वर्ष से, 2.5 वर्ष से तैनात हैं। अब देखो, नोएडा में कमिश्नर साहब हैं, 3 वर्ष से ऊपर हो गए। 3 साल बाद तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो अब सोचिए, विचार कीजिए, अभी दर्शकों को समझने दीजिए कि खेल किसका है। दर्शक भी हमें बताएं, कुर्सी का, चिट्ठी का, सम्मान का, असम्मान का, या फिर कोई नया फरमान है। क्योंकि यहाँ एक और खबर है जो कहीं असीम अरुण भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं है। अगर कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री का बनता है तो असीम अरुण से बड़ा अभी कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार के बड़े खासम खास लोगों में गिने जाते हैं। तो देखिए, क्या ये सब एक बात और, दो तीन बातें मैं रखूंगा शिव जी। नंबर 1, कन्नौज जो है इस देश में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ पावर सेंटर है, पावर पॉइंट। आप गाजियाबाद कह लीजिए, नोएडा जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, सफाई, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज। कन्नौज में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हुआ करते थे सुब्रत पाठक, चिट्ठी लिखने का रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने।
उनकी खुद की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन चिट्ठी लिखने का रिकॉर्ड बना दिया, पुलिस प्रशासन पर ना जाने कितने आरोप लगाए और हर चिट्ठी लिखे ट्विटर पे एक्स पर पोस्ट, हर चिट्ठी लिखे एक्स पर पोस्ट। तो कन्नौज की कहानी दूसरी थोड़ी सी अलग है। कन्नौज वैसे भी ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी और प्राचीन नगरी रही है और उत्तर प्रदेश में जितने प्राचीन राजाओं वाले जो इलाके हैं उसमें से कन्नौज, चूंकि मुझे जाने का मौका मिला है कई बार, इत्र नगरी के नाम से है, कन्नौज का वो प्राचीन महल अभी भी पूरी ताकत और मजबूती के साथ खड़ा। बाकी तो मेरठ में हस्तिनापुर और बाकी जगह तो बिल्कुल गर्त हो गया है उनका। लेकिन एक बात और, आपने जिक्र किया कई सारे डीएम और अधिकारी का, ये दिल्ली से सटे जिलों का दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, यहाँ पर पिछले करीब 20 सालों से शिव जी, एक दो को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर अधिकारी ऐसे आते हैं जिनका पौवा दिल्ली दरबार में बहुत मजबूत होता है। उनको हटा पाना सबके लिए संभव नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सरकार में भी गाजियाबाद ऐसा लगता था कि भाई एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में रामगोपाल यादव को दे दिया गया था, उसमें कोई छेड़छाड़ अखिलेश यादव भी करते हुए नजर नहीं आते थे। तो कई सारी चीजें हैं इन जिलों का, अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। और बल्कि मैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 90-95 के आसपास जब हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे और रहते थे तो बार बार एक अफवाह निकलकर सामने आती थी। अब तो मैं अफवाह ही कहूंगा कि भैया दिल्ली का विस्तार होने वाला है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली में शामिल हो जाएंगे। और फिर कहा जाता था कि प्राचीन काल है कि शहादरा वाला जो है वो यमुना नदी जो है, जो शास्त्री पार्क पे शुरू होती है, लक्ष्मी नगर पे शुरू होती है, वहां से पीछे का पूरा हिस्सा पहले भी मेरठ प्रांत, मेरठ के नवाब के अंदर आता था। वो सारी किस्से कहानियां शुरू होती है। लेकिन यहाँ इंद्रप्रस्थ की कुर्सी की लड़ाई है, लखनऊ को हिलाया जा रहा है, डुलाया जा रहा है, और जो लखनऊ छोड़कर दिल्ली में कब्जा करने आना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि दिल्ली तो मिले लेकिन लखनऊ में भी हमारे आदमी हो। और इस बीच में असीम अरुण एक बड़े प्लेयर के रूप में इसलिए उभर रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली आकर असीम अरुण ने पत्रकारों को भी साधने की कोशिश 1-1.25 साल 1.5 साल पहले की थी। कुछ पीआर टाइप का कुछ अभियान वो चला रहे थे। अब पता नहीं अभी आजकल वो अभियान चल रहा है या नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये खेला बड़ा अलग तरह का खेला है। और इस लेटर के पीछे भी कोई बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है। फिलहाल दर्शकों को बताएंगे, आगे जैसी चीजें निकल कर आएंगी निश्चित तौर पर हम बहुत सारी तथ्यों की, चूंकि अभी पका रहे हैं चीजें, जैसे कंफर्म हो जाएगी तो और ज्यादा तथ्यों के साथ हम दर्शकों के सामने इस स्टोरी को लेकर आएंगे। शिव जी, नमस्कार। फिलहाल इसे यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।